Hello everyone, welcome to my YouTube channel AS Classes. So as we were continuing with our polity lectures, आज के लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, इसके अंदर क्या है ये सारी चीजें हम समझते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये एक मतलब एडेड एक आर्टिकल है ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम किसी भी आर्टिकल के सामने अगर हम उसमें देख लेते हैं कि कोई भी आर्टिकल, मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज का देख रहे हैं, तो ये आर्टिकल 51 कैपिटल ए है। इसका ये मतलब है कि ये एडेड है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये एक एडेड आर्टिकल है, आर्टिकल 51 ए, और इसका पार्ट जो है वो है पार्ट 4 ए। इसमें हम देखते हैं अपना फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर आर्टिकल अपन ने देख लिया 51 ए और पार्ट है 4 ए। एक्चुअली जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे हम फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास नहीं थी, है ना। क्या ऐसा हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज को क्यों ऐड करना पड़ा? एक्चुअली ये जब ऐड हुई ना तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के तहत इनको ऐड किया गया। स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी, इसकी रिकमेंडेशन हुई और फिर हमने ऐड करी क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने ऐड किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इसके तहत हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी। ठीक है, और फिर जब आज हम देखते हैं कि हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारे पास 10 नहीं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। वो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमने कैसे ऐड करी? तो वो जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमने ऐड करी थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इससे हमको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मिली, जो कि आज हम देखते हैं कि हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। वो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी थी? वो थी हमारी राइट टू एजुकेशन की, राइट टू एजुकेशन। इसमें ये कह रहा था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनका दाखिला स्कूलों में कराओ और उनको पढ़ाओ, बाकी तुमको सिर्फ दाखिला कराना और जिम्मेदारी सरकार की है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज अगर संविधान के टाइम पे नहीं थी तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया? तो बैकग्राउंड एक्चुअली ये था कि ये ऐड हमने कब करी? 1976 में। एक्चुअली उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी और नेशनल इमरजेंसी चल रही थी। कब चल रही थी? 25 जून 1976, 25 जून 1976। हुआ क्या? इंदिरा गांधी की सरकार थी भैया। इंदिरा गांधी अपने देश के लोगों को इन ड्यूटीज को एज अ रिमाइंडर, मतलब लोगों को याद दिलाना चाह रही थी कि तुम्हें अपनी देश की रक्षा सुरक्षा हर तरीके से करनी है। तो इन चीजों को याद दिलाने के लिए इन ड्यूटीज को सामने लाया गया। ठीक है ना, तो ये था एक बैकग्राउंड। उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी, उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10 ऐड की गई, फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 11 ड्यूटीज को ऐड किया गया। तो आज एट प्रेजेंट हम लोग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हैं। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमने, जैसे हम जानते हैं कि हमारा बहुत लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, तो हमने अलग अलग कंट्रीज से बोरो किया है। तो ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमने बोरो किया है कहां से? यूएसएसआर से। यूएसएसआर का मतलब रशिया नहीं होता, आप लोग ये मत समझिएगा। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना कि यूएसएसआर मतलब रशिया। यूएसएसआर मतलब रशिया नहीं, यूएसएसआर मतलब कि रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज। रशिया तो है इसमें, प्लस 14 और कंट्रीज हैं। ठीक है, जैसे एशियन कंट्रीज होती है, नाटो कंट्रीज, तो ऐसे ही यूएसएसआर होता है। ठीक है ना, तो यूएसएसआर के संविधान से लिया है। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, ओनली टू सिटीजन्स, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये और बाकी देशों के संविधान में ये चीज नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है। फॉर एग्जाम्पल जापान, जापान के पास भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ऐसी ही। ठीक है, तो ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये किसके तहत इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर प्रोवाइड किया है इसमें नोट्स के फॉर्म में कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज जब संविधान बना था। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी के दौरान इनकी यूज लगा, नेसेसिटी फील हुई, उसके बाद इनको इंट्रोड्यूस कराया गया। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम। ये सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी रिकमेंड किया, इसने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। मैंने आपको ये चीज बताई है कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है, बस वही चीजें इसमें लिखी हुई हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हाँ, मैंने आपको बताया कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमने स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ऐड की थी। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर ली। तो इसके बाद हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई थी। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी से हमने कितनी देखी, 8 देखी। उसके बाद जब ये 42nd अमेंडमेंट आया तो हमने कितनी देख ली, 10 देख ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है जिसके तहत हमको 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी मिल जाती है और एट प्रेजेंट हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ही मौजूद हैं। ठीक है, तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने एक और ऐड करी जो कि 11वीं थी, जो कि राइट टू एजुकेशन वाली थी, कि मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ने के अधिकार के बारे में है। तो ये था एक प्रॉपर बैकग्राउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। तो आइए एक एक करके हम उन सारी चीजों को देखते हैं। तो आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 4A, आर्टिकल 51 एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में है और किस पार्ट में है। जैसे कि मैंने बताया कि एडेड पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता है। सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये ऐसा बोलता है कि हमको संविधान से बंध कर रहना है, हमको अपने नेशनल फ्लैग की इज्जत करनी है, नेशनल एंथम की इज्जत करनी है, नेशनल फ्लैग्स को जलाना नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी में बताई गई है। सेकेंड बोलता है कि चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो उन आइडियाज को, उन नॉबल्स को हमको फॉलो, नोबल आइडियाज को हमें फॉलो करना है और उनसे इंस्पायर होना है ना, कि कितना नेशनल स्ट्रगल हमने किया फ्रीडम को पाने के लिए, उन सारी चीजों की हमें इज्जत करनी है। थर्ड क्या बोलता है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये ऐसा बोलता है कि हमको अपनी जो देश की सोवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, एकता है, उसको बनाए रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, फोर्थ क्या बोलता है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। हमको अपनी कंट्री को हर बुरी बला से बचाना है, अगर सही भाषा में हम लोग बात करें तो एक सीधी सीधी लैंग्वेज, और हमको जब भी जरूरत पड़े हमको देश की सेवा के लिए तत्पर खड़े रहना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने इधर 4 फंडामेंटल ड्यूटीज देख ली, अब हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, ये कहती है कि टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग religious, linguistic and regional or sectional diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women। तो यहाँ पे बात करता है कि हमको हार्मनी को प्रमोट करना है, हार्मनी को प्रमोट करना है, भाईचारा दिखाना है, और सबके, सबका धर्म, सबकी जात, मतलब ऐसा नहीं कि छुआछूत करना है, वुमेन्स की भी रिस्पेक्ट करनी है, महिलाओं की इज्जत करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोलता है आपका फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी। सिक्स्थ में क्या बोलता है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री, कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। जो हमारी कंट्री का कल्चर है ना, उसको हमको प्रिजर्व करना है, उसकी इज्जत करनी है, उसको बना कर रखना है। ठीक है, सेवेंथ क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे हमारे फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, ठीक है ना, नेचुरली जो हमारे मतलब प्रेजेंट हैं, उनको हमको प्रिजर्व करके रखना है ना। ये नहीं कि आप जंगलों को काट रहे हो, लेक्स रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इन सारी चीजों को हमको प्रोटेक्ट कर कर रखना है ताकि इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, आगे वाले जनरेशन भी इनको वैसे ही एक्सपीरियंस कर सके जैसे हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को भी ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एट्थ, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर। अंधविश्वास पे भाई भरोसा नहीं करना है कि अंधाधुंध तुम किसी भी चीज पे विश्वास, तुमको साइंटिफिकली चीजों को सोचना है ना। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ह्यूमनिज्म। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बताता है। नेक्स्ट देखते हैं, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ करके रखना है और वायलेंस को खत्म करने पे काम देना है। ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें बताता है। तो
मतलब ओवरऑल इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आप क्या देख रहे हैं कि आपको एक अच्छा नागरिक बनाने की तरह ये सोच रहा है, ठीक है ना। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे लोग बहक चुके थे, तो उधर पे इंदिरा गांधी ने ये चाहा कि लोगों को अपनी जो कर्तव्य है उन पे काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अपनी 10th फंडामेंटल ड्यूटी। 10th फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है कि अपने देश के हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को एक्सीलेंस के लिए काम करना है, ताकि जो अपना देश है वो एक हायर लेवल पे अचीवमेंट उसको मिल सके, है ना। तो ये बातें बोलता है जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का 10th ड्यूटी है, वो ये चीज बोलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 11th फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसको ऐड किया गया है फ्रॉम 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें बात करता है कि राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा के अधिकार की, जो एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स वाले हैं इनके लिए, कि जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दिलाएं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। बाकी जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट करेगी, बाकी बस पेरेंट्स को इतना करना है कि अपने बच्चों को स्कूल में एटलीस्ट दाखिला दिलाएं, ठीक है ना, ताकि उन्हें भी शिक्षा का अधिकार मिल सके, वो उससे वंचित ना रहे। तो ये थे हमारे पूरे 11 फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें एक फीचर मैं आपको बताना भूल गई कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी, ये जो है नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है इसके बारे में कि नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है, बट एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर इसमें आप कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन करता है, तो इसमें आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उसको कोर्ट के पास जाओ, तो ये नॉन जस्टिशिएबल है पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट लॉ बना देती है भैया, अगर किसी के लिए, इन ड्यूटीज के लिए अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है किसी भी ड्यूटी के लिए, तो अगर वो इम्पोज हो गया, तो इसके बाद अगर आप इन चीजों को तोड़ते हो तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के, पूरा हमने इसको देख लिया कि क्या कैसा इसमें होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने प्रॉपर डिस्कस कर ली, एक पार्ट और हमने फिनिश कर दिया, आर्टिकल 51A पार्ट 4A हमने इधर पे खत्म कर दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर एंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कुछ MCQs जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।